यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्जाम होता है, ये उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले साल का प्रश्न पत्र है जो 2022-21 में एग्जाम हुआ था उसका है। और स्लाइड पर भी हम लिख दिए हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये सीरीज ए है। ये कौन सी सीरीज है भाई? ए सीरीज है। तो हम चलिए इसके प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारी आंखों के सामने आ चुका है और इसे एक सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शेरशाह सूरी यानी पहले प्रश्न पढ़ देते हैं कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो पहले देखिए यहाँ पर शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश दिया हुआ है। तो इसमें सही क्रम क्या है? तो देखिए आप जानते हैं कि 1206 के आसपास राजा बना था। 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसके बाद इल्तुतमिश बना। 1396 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। अकबर शासक बना था 1555 से 56 के बीच में और शेरशाह सूरी 1540 में बना था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन बना था भाई? यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन बना था? अकबर। यहाँ पर सॉरी, यहाँ इल्तुतमिश सबसे पहले 1206, उसके बाद 1396 में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और अकबर सबसे अंतिम में बना था। तो यहाँ पर हमारा क्रम क्या हो रहा है? 4-3-1-2, 4-3-1-2। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 4-3-1 और 2 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो भाई संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पर तुकाराम, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। उसके बाद देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपको पता होगा कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता देखिए चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक है और इसमें मोतियाबिंद तक के ऑपरेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और 2000-3000 साल पहले की ये बात है, 2000 साल पहले मान लीजिए। और कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए 261 में कलिंग का युद्ध, शक संवत 78 ईस्वी, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 और औरंगजेब की मृत्यु 609। तो ये बात गलत है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1700 यानी 1707 में हुई थी। 1707 में किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब की। तो ये बात एकदम गलत है। कलिंग का युद्ध 261, 78 में शक संवत बना और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे छठवां प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो भाई तो आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी हैं। ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न हमारी आंखों के सामने है कि 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो देखिए भाई 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। तो आप जान लीजिए कि एनी बेसेंट जी कहाँ पर थी? मद्रास में, ठीक है। मद्रास में एनी बेसेंट और तिलक जी कहाँ थे? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में तिलक जी थे। तो ए वाला सातवां का क्या होगा? ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज है तो राजा राम मोहन राय जी को लगा लीजिए। आर्य समाज है तो दयानंद सरस्वती जी को कर लीजिए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद है और सत्य शोधक समाज है ज्योतिबा राव फूले। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 3-1-2 और 5, ठीक है। 3-1-2-5 किस में मिल रहा है भाई? देखें हम ऑप्शन सही कौन सा है तो मिल रहा है कि नहीं। देखिए 3-1-2-5 यहाँ पे मिल रहा है तो यही सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भाई आप जानते हैं कि करो या मरो तो गांधी जी ने कहा है। ये वही गांधी जी थे जिन्होंने 1942 में 1942 में जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त क्रांति, उसी टाइम पे इसमें नारा दिया करो या मरो। वर्धा समिति में यह बात कही गई थी, ठीक है। वर्धा सम्मेलन हुआ था और उसके बाद ये वाला आंदोलन शुरू हो चुका था। 10वां है कि देखिए जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो भाई 10वां का जो आंसर आपका होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि बने थे पट्टाभी सीतारमैया जिससे चुनाव जीत गए थे, ठीक है। इनसे चुनाव जीत गए थे लेकिन कुछ विरोधों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसमें उनको यह पद ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया था। अब देखिए सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो भाई देखिए सलाल पन बिजली परियोजना जो है आपकी वो चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी यहाँ पर है। उसके बाद देखिए वसंत विषुव होता है। बसंत विषुव कब होता है भाई? आपको पता होना चाहिए, भूगोल का क्वेश्चन है, हर बार यह पूछा जाता है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो होता है ना भैया वो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत साल से यहाँ पर तांबा खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब आगे चलिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये तो आपको पता होना चाहिए, एकदम से मालूम होना चाहिए। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो आपने बहुत कुछ गलत कर दिया। असम सही है, बी वाला। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो भाई देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों में एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र है, कावेरी दक्षिण भारत की नदी है, गोदावरी दक्षिण भारत की है। तो 2 और 3 इसमें दिया है क्या? ये वाला सही हो जाएगा। ये तो आपको आता ही रहना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बैंक दर का क्या अर्थ है? देखिए बैंक दर का क्या अर्थ है भाई? 16वां प्रश्न है यहाँ पर। देखिए
16वां प्रश्न है, बहुत ही मतलब गजब का क्वेश्चन है। जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा वो जानता होगा कि देखिए, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर है, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो यही वाला आपका सही है। जो केंद्रीय बैंक लेता है, आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, इसको आप जान लीजिए। आरबीआई सब कुछ करता है, लाइसेंस जारी करता है, बैंक दर निर्धारित करता है, मौद्रिक नीति बनाता है। तो ये वाले जो जितने काम होते हैं आरबीआई करता है। ठीक, हम अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। 17वां प्रश्न हमारा है यहाँ पर, थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पर है कि यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। नकद कोषानुपात को घटा दे, ठीक है ना, जो कोष होता है अपना भरता है जिससे आरबीआई, अगर उसे घटा दे तो क्या असर होगा साख सर्जन पे। साख माने बैंकों की साख पर जो बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, तो साख क्या है, बढ़ जाएगी। तो देखिए भाई, अगर नगद कोषानुपात यानी दर को घटा देता है तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा पैसे बचेंगे तो वो ज़्यादा बैंक खोल लेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। अब आगे देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो जो लाभ कमाने की बात आ जाए, संसाधनों पर अधिकार की बात आ जाए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका सही होगा। देखिए, अमेरिका की, ब्रिटेन की, ये सब अर्थव्यवस्थाएं, जर्मनी की, सब क्या है, पूंजीवादी हैं। ठीक, कैपिटलिस्ट हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो भाई ये हम बताएं या नहीं बताएं, लेकिन आप जान लीजिए आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। केवल 1 रुपये का जो नोट होता है वो वित्त सचिव या वित्त मंत्री के हाथों हस्ताक्षरित होता है। बाकी का आप वित्त सचिव को ही ले लीजिए, 1 रुपये का नोट, बाकी सारे नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है। अब उसके बाद देखिए, फेमा का पूरा नाम क्या है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है भाई। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 20वां प्रश्न है, 20वें पर हम आ गए हैं। तो 20वां कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। किसी को आ रहा होगा तो कमेंट करेगा। फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, तो मीडिया कहाँ से आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यही सही है आपका, बी वाला ऑप्शन दूसरा ही सही मिल गया। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। 21वां प्रश्न है आपका, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो भाई 21वां है और राज्य सूची का यह विषय है कि जन लोगों का यानी जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वच्छता बनी रहे, ये आपकी राज्य सूची की बातें हैं। उसके बाद देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993-94 में यह बनी थी। ठीक है, 22वां का, तो यह जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखी गई है, यानी इसे आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते, मतलब फोर्स करके उनसे काम नहीं करवा सकते न्यायालय द्वारा भी। 23वां प्रश्न पे हम आ गए हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार है, या 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से लोगों को प्रदान किया गया। अब देखिए 24वां है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका ये वाला ही ऑप्शन सही है। नेहरू जी ने रखा और स्वीकृत भी हो गया, और उद्देशिका हमारे संविधान में है। 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अल्पसंख्यक के हित निहित किस अनुच्छेद में है भाई, 25वां प्रश्न आपको पता है। तो देखिए, जो अल्पसंख्यकों के सभी हित निहित हैं वो अनुच्छेद 29 में है। धार्मिक, शिक्षा और संस्कृति संबंधी जितने हित हैं वो इसी में है। अब 26वां प्रश्न आपकी नज़रों के सामने है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होता है। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई ना, वही हमारे जो तार होते हैं उसी में बिखरा होता है, तार के अंदर ही, और वह मुक्त होता है तार से भी, और उसी में दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से टकरा जाता है। तार में जब एनर्जी आती है तो वही बिजली जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। 27वां है देखिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो देखिए, 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, बात गलत है। 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, ये भी गलत है। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यही सही है। इसका देखिए बहुत से लोग मतलब नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या है। देखिए, प्रकाश वर्ष की गति जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है ना, प्रति सेकेंड। अब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति के माध्यम से 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेगा वो प्रकाश वर्ष होता है, समझे। तो इसीलिए प्रकाश वर्ष की दूरी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कोई ग्रह हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति से चलें यानी 3 लाख प्रति सेकंड की गति से चलें तो 1400 साल में हम उस ग्रह के पास पहुंच जाएंगे। सोच रहे हैं आप, और प्रकाश की गति आप पकड़ नहीं पाएंगे। आने वाले समय में भी शायद ही ऐसा संभव हो। अब तक जो वस्तु ISS है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर जाती है, और धरती का 16 चक्कर एक दिन में लगाती है। 16 बार सूर्योदय, 16 बार सूर्यास्त ISS देखता है। इसे यूट्यूब पे आप डाल कर देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। 28वां देखिए प्रश्न है आपका कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, इसे आपको जानना चाहिए। तो कौन सा इसमें हो जाएगा सही आपका, देखिए
कैल्शियम सल्फेट तो ये आपका होगा नहीं, सल्फेट के बारे में कह रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो यही आपका सही है, बी वाला आपका सही है। हम केवल इसमें प्रश्न और उत्तर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का क्या प्रतिशत है? तो देखो 18 कैरेट में 75% सोना होता है, ठीक। इसके बाद संतरे में कौन सा विटामिन होता है भाई? तो संतरे में विटामिन सी होता है, ये तो आपको जानना चाहिए। इसके बाद हाई देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होगा इसका उत्तर? तो यहाँ पर देखिए 196 दिया है ना नीचे, तो ये किसका वर्गमूल होता है? ये 14 का होता है। किसका होता है? 14 का। तो यहीं देखिए हट गया है, मतलब इसका 324 होगा, 324। और 324 18 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो यहाँ पे 324 रख दीजिए और वर्गमूल लेंगे तो 18/14 आएगा, 18/14, और दोनों साइड कट के आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर, तो आपका ये जो सवाल है, आप जानते हैं कि हाई मिल रहा है, ए क्यूब हो रहा है, और यहाँ पर भी ए क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। और नीचे क्या हो रहा है? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर -2a, माइनस ए भी है, सॉरी, ए भी है। तो जब भाई आप इसको विस्तार से लिखेंगे तो एक साइड से एक साइड का हिस्सा कट जाता है, ठीक है ना। इसका जब विस्तार करेंगे तो एक कोष्टक में ए वाला आएगा और उससे वो कट जाएगा और केवल बचेगा ए प्लस बी। क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। और ए के स्थान पे आप 885 और बी के स्थान पर 115 रखेंगे तो आपका 1000 उत्तर आएगा, जो सही होगा। और इसके बाद देखिए ए वाला है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि संयुग्मी से इसका गुणा करेंगे। यहाँ पे नीचे माइनस है ना, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस करके गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। जैसे करड़ी में 5, यहाँ देखिए, जैसे करड़ी में 5, ठीक है, माइनस करड़ी में 3 है, बटा यहाँ पे देखिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 है। तो देखिए भाई हाई जो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी बचता है, मिलता है, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग होता है। तो ये तो नीचे वाला जो है वो करड़ी हट जाएगी और 5 माइनस 3 बचेगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 2। और ऊपर का जब आप हल करेंगे तो आपका 8 माइनस 2 और करड़ी में 15 आएगा, और नीचे में 2 बचा था, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 कट जाएगा, और कटने के बाद 4 माइनस करड़ी में 15 बचेगा, समझे? तो आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा, यही आपका बी वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसा ही कुछ है भी है, ये सवाल भी है, इसे भी आप लगा लेंगे कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या असर हुआ? तो इसे कितने लोग लगा लेंगे, आप बताइए। तो देखिए इस सवाल का हम फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला है ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर ए बी बटे 100। इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, जिसके आगे माइनस होगा जिसके आगे प्लस होगा, उत्तर आ जाएगा, और उत्तर आएगा 16% घट जाएगी। इसे आप कमेंट करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी औसत का सवाल है, इसे भी आप कमेंट करिएगा। इसका हम उत्तर बता दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या है? 18.5 वर्ष। तो 4 गुणे 18.5 कर दीजिए, और 18 चौक का 72, 5 चौक का 20, यानी 74 साल के आसपास आ रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र। और कोच की उम्र लगाएंगे तो 20% बढ़ेगी। मान करके चलिए कि 20% जब इसका बढ़ेगी तो यहाँ से 37.5 आएगा आपका, ये भी आपका यही उत्तर सही होगा, ठीक है। एकल का विलोम क्या होता है? एकल का, तो एकल का जो विलोम होता है भाई 36 का, वो तो बहुल ही होता है। 36 का आप लोग बताइए, ठीक है। उसके बाद दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प माने क्या होता है? 37 का अहंकार, अहंकार होता है दर्प का पर्यायवाची। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मन को हरने वाला भैया क्या होता है? मनोहर, ये तो मन को हरता है। आगे बढ़ना है। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए गागर में सागर भरना है ना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है, थोड़े में बहुत कुछ कहना बोलना जो भी हो आपका सही होगा। और 40वां है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, समझे? शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? तो इसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, जिसमें हम अंग्रेजी और मैथ के सारे क्वेश्चन एक पोर्टल पे लाके हल कराएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।